हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के छात्र रहे हैं तो उनके लिए आज की जो क्लास होगी वो इंग्लिश पोएट्री की होगी और सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं वो आपको लाइव क्लास दिखाया जाएगा और इसमें आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट करके आपको सारे एक एक चीज़ बताई जाएगी। इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो को देखिए और अच्छे से आप लोग अपना पेपर दीजिए। तो जहाँ तक मेरा सवाल है दोस्तों कि इस क्वेश्चन से आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का जो आपका टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पोएट्री के सेशन से रहेगा, यानी कि कुछ आपको मिलेंगे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो होगा आपका। उसके में कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके से हैं जो आपके पेपर में ज़्यादा पूछे गए हैं प्रश्न। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता के चल रहे हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। आइए चलते हैं आपकी क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपका आज से यहाँ पे पूछा गया है, कौन से प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आइए आपको मैं आपके प्रश्न में दिखाते हैं। अब ये रहा आज का आपका पहला आपका स्टैंजा होगा। इसमें दे रखा है ओ नॉट इट इज़ एन ओवर फायर्ड मार्क दैट लुक्स आर टेम्पेट्स एंड नेवर सैंक, यानी कि सेकेंड इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग डार्क हुज वर्थ अनकनाउन आल्दो हिज हाइट बी टेकन। यहाँ पे आपको रेफरेंस में लिखना होगा कि दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द फेमस सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी कि ये आपका चैप्टर है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर जी की स्टैंजा है। द ग्रेटेस्ट ड्रामेस्टिक एंड फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि ये कहाँ के हैं, ड्रामेस्टिक और फेमस क्या है, लिटरेचर हैं इंग्लिश के। तो द ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस सोनेट, यानी कि जो फेमस सोनेट का बात करें तो सोनेट का ये फेमस लाइन्स दिया गया है। और जो आपका चैप्टर होगा लेट मी टू नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि हेयर द पोएट टेल्स अस अबाउट द टाइम प्रूफ लीव, यानी कि यहाँ पे आपका होगा कि हेयर द पोएट टेल्स, यानी कि यहाँ कभी कहता है कि अबाउट द टाइम प्रूफ लव, यानी कि जो लव है वो पूर्ण रूप से टाइम के अनुसार सत्यता यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू लवर नेवर चेंज विद द पासिंग ऑफ टाइम, इट द लव इज चेंजिंग with the passing of time, it means that one has become unfaithful to other। एक्सप्लेनेशन में यानी कि व्याख्या क्या किया है इसमें आपका कि ओ नॉट इट इज़ एन ओवर फायर्ड, यानी कि फायर्ड मार्क। यहाँ पे लिखते हैं कि द पोएट एडवोकेट्स अबाउट द टाइम प्रूफ लव एंड सेज दैट लव इज़ नॉट लाइक द सी मार्क which hold the attent of tempest and yet remain unseconds, यानी कि जो यहाँ पे सेकेंड्स लिखा है नेवर अनसेकेंड्स यहाँ पे रिमेन किया है, इनकी द डेट लव नॉट लाइक द सी मार्क which hold attent of tempest yet remains unsecond। उसके बाद में फिर आपका आता है यहाँ पे द पोएट सेज दैट ट्रू लव द जस्ट लाइक द स्टार व्हिच क्वाइट्स एवरी शिप बोट दैट लूजेस इट कोर्सेस एंड हुज इन्फ्लुएंस एंड incalculable by astrological science through its vertical distance from the horizon can be calculated। In the same manner, true love guide of the course of life of the loving persons and fills with virtue and glory।
यानी कि वर्चुअस एंड ग्लोरी, लव के जो मैनर हैं वो ट्रू लव का जो है पूर्ण सत्य का जो लव यानी कि मैनर है वो गाइड ऑफ कोर्स ऑफ द लव लविंग पर्सन्स, यानी कि जो प्यार की भाषा में सिखाया जाता है अदर पर्सन के लिए वो वर्चुअल्स एंड ग्लोरी के साथ फिल किया जाता है। वर्चुअल्स माने गुड़ और ग्लोरी माने ईर्ष्या। ग्लोरी मीन्स जीलस से बोलते हैं, जीलस उसको ग्लोरी बोलेंगे। ग्लोरी ही इसी से भावनाओं में प्रदर्शित होता है। नोट्स यहाँ पे लिखा है कि द ट्रू लव गाइड टू अदर लवर, यानी कि जो पूर्ण सत्य होता है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है ट्रू लव में सच्चा प्यार एक लवर के लिए बेहतरीन रूप से सिखाया गया है, गाइड किया जाता है, उसे सिखाया गया है। टाइम प्रूफ लव इज़ ट्रू लव, यानी कि जो टाइम के अनुसार प्रूफ किया गया है प्यार को वो सच्चा प्यार कहते हैं। तो ये होता है नोट्स में आपका ये आएगा। और एक्सप्लेनेशन में आपको बताया द पोएट्स एडवोकेट्स, यानी कि जो कवि ने अपने भाषा के वकालत में कहते हैं कि अबाउट द यानी एडवोकेट्स के बारे में, इसको टाइम प्रूफ के अनुसार सच्चा प्यार के बारे में बोलते हैं कि लव इज़ नॉट लाइक द सी मार्क, यानी कि जो प्यार है वो सी मार्क की बात करें तो सच्ची घटना को नहीं लाइक करते हैं, और व्हिच होल्ड द अटेंड टेम्पेस्ट एंड रिमेन अनसेकेंड्स को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें, राइट द नोट ऑन द पोएटिक डिवाइस। आंसर में लिखना है आपको, ये प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका दे रखा है कि राइट ए नोट ऑन द पोएटिक डिवाइस। इसमें लिखना है कि पोएटिक डिवाइस आर ए फॉर्म of literacy device used in poetry. Poems are cleared out of poetic device composed of structure, यानी कि structure, फिर इसमें grammatical, rhythm, metrical, verbal and visual element. They are essential tools that a poet uses to create rhyme. यहाँ पे आपका आएगा rhyme। उसका फिर लिखा है इन चांस एंड चांस ए पोएम्स मीनिंग आर इंटेंसिटी ए मूड ऑफ फीलिंग। इंटेंसिटी जो है वो कहता है फीलिंग्स, यानी कि मूड के साथ फीलिंग को भी इसकी वरीयता दिया जाता है। जैसे राइथम हो गया, इनहेंस हो गया, टूल्स हो गए, उसका फिर आपका राइथम, मेट्रिकल, वर्बल, विजुअल एलिमेंट आते हैं आपके। उसका फिर पोएटिक यानी कि पोएटिक डिक्शन इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग इन पोएट्री व्हिच एनकम्पसेस वोकैबुलरी, फ्रेजिंग एंड ग्रामेटिकल यूसेस। यहाँ पे पोएट के डिक्शन के स्टाइल के अनुसार जो राइटिंग क्या है पोएट्री में, यानी कि कविता में लिखा है, व्हिच यानी कि व्हिच यानी किस एनकम्पसेस में, जैसे किस भाषा में लिखा गया है, किस सिचुएशन में लिखा गया है, वो होता है वोकैबुलरी, फ्रेजिंग एंड ग्रामेटिकल यूजेस, यानी कि इसको आपको शब्दार्थ के में, फिर आपका फ्रेजिंग भाषा में, यानी कि प्रोग्राम की एक समानार्थक शब्द में, उसमें एक ग्रामेटिकल यूजेस किया गया है इसमें। अलॉन्ग विथ सिंटैक्स पोएटिक डिक्शन फंक्शन इज सेटिंग द टोन, मूड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए पोएम टू कन्वे द पोएट इंटेंशन। पोएटिक डिवाइस शेप्स ए पोएम, यानी किस शेप्स में आपको ये पोएम की डिवाइस दिया गया है वो चीज़ें आप लोग समझिए। उसके बाद में फिर आपका आता है टाइप ऑफ पोएटिक डिक्शन। हेडिंग डालेंगे साउंड। साउंड मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि को कैसे इसमें इन्होंने लिखा है, किस भाषा में लिखा है, किस तरीके से इन्होंने अपना स्ट्रक्चर किया है, आइए आपको हम इसमें बताएंगे। इसमें लिखना होगा कि पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव ए सोनिक क्वालिटी अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट व्हेन हर्ड, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस जो दिखा दिया गया है वो सोनिक क्वालिटी अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट यानी कि व्हेन हर्ड। वर्ड विथ ए साउंड लाइक क्वालिटी कैन स्ट्राइक रीडर्स एज सूथिंग आर डिसोनेट व्हील एवोकिंग सर्टेन थॉट्स एंड फीलिंग एसोसिएट विथ इट। तो पहला इसमें आपका आएगा एलिट्रेशन। क्या आता है इसमें? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आपको लिखना है कि ए स्ट्रिंग ऑफ द लास्ट
A string of at last 3 or 4 in sentence of the same consonant sound with number more than one intervening non-alternative onset consonant sound. Alternation is used as a mnemonic device to evoke feeling such as fear and suspense in poetry. जो सस्पेंस दिया गया है कविता में वो किस साउंड में और किस कॉन्सोनेंट वोवेल के अनुसार दिया गया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको गणना किया गया है। सेकंड आपका आता है एसोनेंस। एसोनेंस में आपका क्या आएगा कि रिपीटेड वोवेल साउंड, यानी कि जो रिपीटेड वोवेल साउंड होता है हमारा इन वर्ड प्लेस नियर ईच अदर यूजुअली ऑन द सेम और एडजेंस्ट लाइन, यानी कि जो एडजेंस्ट लाइन यूजुअली क्या आता है, यूजुअली रूप से सेम एडजस्ट करते हैं लाइन को, तो दीज वोवेल साउंड आर यूजुअली एक्सेंटेड आर ट्रेस्ट इज गिवन म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम बाई creating an internal rhyme. This also enhance the pleasure of reading the poem. यानी जो हम लोग शांति से अगर पोएम को हम लोग पढ़ते हैं या फिर उसको इन्हेंस करते हैं तो इंटरनल राइम जो होता है वो क्या होता है, उसकी जो म्यूजिकल क्वालिटी होती है कविता की वो बहुत ही एक्यूरेट होता है या एसेंटेड होता है। तीसरा आपका आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है कि रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द एंडिंग ऑफ वर्ड्स नियर ईच अदर यूजुअली ऑन द सेम एडजेंट लाइन। दिस साउंड इज शुड बी इन साउंड दैट द एक्सेंटेड आर ट्रेस्ड रेदर देन इन ए वोवेल। फिर चौथा आता है कोकोफनी। कोकोफनी इसमें आपको लिखना है कि ए डिस्कॉर्डेंट सीरीज ऑफ हार्श अनप्लीजेंट साउंड्स टू कॉन्बरी डिसऑर्डर। दिस इज ऑफ्टन एनहेंस्ड बाय द कॉम्बिनेंट इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मीनिंग इन प्रोनाउंसिएशन। एग्जाम्पल में आपका आएगा कि माई स्टिफ फिंगर क्लिक विथ ए स्नीकर एंड क्या होगा chuckling. They conclaves the keys, light-footed my steel flickers, and pluck from these keys melodious prayer piano हो गया जॉन उडके, यानी कि जॉन उडकी। पांचवा पता है यूरो, यानी कि यूफनी। ये सारी चीज़ें आपके आते हैं उसमें ग्रामेटिकल पे, आपको ग्रामेटिकल में मिलेगा, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद में फिर आपका आता है अलंकार होता है, प्रत्यय होता है, सफिक्स एंड प्रफिक्स होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें होता है। इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो सारी चीज़ें इसमें आपको एक एक लाइन में बताया गया है। इसमें आप लिखेंगे ये यूफोनी में कि ए सीरीज़ ऑफ द म्यूजिकली प्लीजेंट साउंड दैट गिव द पोएम मेलोडियस क्वालिटी कन्वेइंग सेंस ऑफ हार्मनी टू द रीडर। उसका में छठा आपका था ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है कि इसमें आपका अलंकार आता है। इसमें आएगा इट इज़ यूज्ड इन पोएट्री ऑफ क्रिएटेड एवरल इफेक्ट दैट मिमिक द विजुअल इमेज described. A combination of word may be used to create an onomatopoetic effect. It is however not imperative to use words that onomatopoetic in and themselves. For example, in Samuel Taylor Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner, Coleridge uses the phrase follow free in mimic the sound of the wake left behind a ship. उसका में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर आपका आएगा इसमें कि राइट ए नोट ऑन द इडियोमेटिव फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की मतलब समझते हो अलंकार होता है आपका, जैसे सिमली हो गया। तो ये सारी चीज़ होते हैं, इसमें आपको ईडियम निकालना है। इसमें आपका होगा आंसर में कि व्हेन समवन सेज दैट जस्ट ए फिगर ऑफ स्पीच दे may referring in common colloquialism and idiom, a non-literal
एक्सप्रेशन दैट्स कॉमन इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल में क्या है, पहला तो आएगा कि आई एम एज मैड ए बेट हैन आई, इसमें क्या होगा, आई एन एक्सट्रीमली एंग्री आ जाएगा। दूसरा, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि डोंट रिवील ए सीक्रेट। आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा इसमें, तीसरा नंबर आएगा, दैट इज किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, गेटिंग टू टास्क accomplished एट वंस। चौथा आएगा, वन फैमिली यानी आवर फैमिली हैज सम स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, यानी आवर फैमिली आएगा हैज सीक्रेट, यानी कि जो सीक्रेट आएगा वो कहाँ पे आएगा, अब ये आएगा आपका आवर फैमिली हैज सीक्रेट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आई एम फीलिंग अंडर आर बीदर, बी यहाँ पे आपका आएगा अंडर द बीवर, यानी कि आई डोंट फील वेल, यानी कि पहले में आएगा आई डोंट फील वेल अंडर द वेदर। उसका फिर आपका था वाओ यू आर रियली इन पिकल नाउ, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा वाओ के बाद में योर रियली इन ट्रबल नाउ, रियली इन पिकअप नाउ, यानी कि ये सारे हो जाएंगे, वो आपका आएगा योर रियली इन ट्रबल नाउ। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ही वॉज स्ट्रैप्ड between rock and a hard place, he was in a situation with two bad outcomes। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। आवर फैमिली हैज़ सम स्केलेटन्स इट द क्लोज्ड, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा आवर फैमिली हैज़ सीक्रेट इन द क्लोज्ड, यानी कि सम यानी कि स्केलेटन्स हो जाएगा वो सीक्रेट में आएगा इन द क्लोज्ड। आई एम फीलिंग अंडर वेल्थ आई डोंट वेल, यानी कि यहाँ पे आपका आई डोंट फील वेल हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका वाओ के बाद में योर रियली इन ट्रबल वाओ, यानी टोटल आपका आएगा वाओ योर रियली इन ट्रबल नाउ। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ही वॉज ट्रैप्ड बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, यानी ही वॉज ए सिचुएशन विथ टू बैड आउटकम्स। तो इस तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, और इतने में से आपको जो भी समझ में आया हो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया दूसरी बार आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। इसी के साथ अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।